गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं। जेनेटिक्स के जो फादर है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को, है ना। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से मटर के पौधे को मेंडल ने चूज किया था और उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो एक बार दोस्तों हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मटर के पौधे में इस तरीके से अलग अलग 7 जो विपर्यासी जो लक्षण होते हैं, 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण होते हैं, उनके ऊपर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर किए। उसके कारण क्या थे? तो उसके कारणों की भी हमने चर्चा की कि इनके अंदर कई प्रकार के लक्षण होते हैं और एक वर्षीय पादप है, यानी कि कम समय में अधिक पैदावार आराम से प्राप्त की जा सकती थी। देन पुष्प जो है वो आपके क्या थे? द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। इसको उगाना एकदम आसान यानी कि सरल था, गमले में भी उगा सकते हैं। देन परपरागण की जो क्रिया है वो भी आसानी से हो सकती थी या की जा सकती थी। और इस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी की जाती है जिसको कहते हैं दोस्तों विपुंसन। क्या कहते हैं? विपुंसन यानी कि इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इमैस्कुलेशन कैसे करते हैं तो उसके ऊपर हम चर्चा करें। तो इमैस्कुलेशन के अंदर इस तरीके से क्या करते हैं कि मान लीजिए ये मटर का जो पौधा है उसका जो पुष्प है, राइट, और इस पुष्प के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम जब क्रॉस करवाते हैं तो एक को क्या लेते हैं ना, एक मान लो एज अ फीमेल यानी कि मादा लेते हैं, यानी कि मादा जो जनांग है, और एक जो पेरेंट है उसको हम लेते हैं नर के रूप में। एक को हम किसके रूप में लेते हैं? नर के रूप में, यानी कि मेल के रूप में, राइट। तो दोस्तों इस फ्लावर के करना क्या है? अभी मेल पार्ट को हमें इसके ऊपर गिराना है, यानी कि क्या करवाना है दोस्तों? क्या करवाना है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन, यानी कि परागकण को इसके ऊपर स्थानांतरित करवाना है। तो चूंकि फ्लावर दोनों के दोनों फ्लावर क्या है दोस्तों? बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों कि इसके एंथर वाले पार्ट को आप देख सकते हैं डायग्राम में, कट करके हटा दिया जाता है ना। कैंची या जो भी साधन है उस साधन से बड़ी ही सावधानी से इनके पूरे जो नर भाग है उन नर भागों को कट करके, जैसे इस तरीके से मैं हटा रहा हूं उनको, इस नर भाग को कट करके हटा दिया जाता है। देन इस पार्ट को, है ना, मेल पार्ट को यानी कि परागकण को इस फ्लावर के ऊपर अटैच करके छोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन यानी कि विपुंसन। तो देखो दोस्तों, नाम से समझ में आ रहा है ना। विपुंसन का मतलब है कि जो पुंकेसर जो पार्ट है ना, पुंकेसर को कट करके हटा देना, है ना। तो उस विधि को इमैस्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं। ठीक है। तो इसी टेक्निक को अपने यहां यूज किया जाता है किसके लिए दोस्तों? परपरागण के लिए। देन इसके परागकण को इस फ्लावर के अंदर यानी कि मादा के पुष्प के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, यहां फिर क्या करते हैं? यहां करते हैं दोस्तों बैगिंग। क्या करते हैं दोस्तों? बैगिंग का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए ये गमला है ना। इस गमले में जो ये पौधा है ना, इस पौधे को कंप्लीटली क्या करते हैं दोस्तों? कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है, पॉलीथीन से पूरा कवर कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं बांधना या बैगिंग कहते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों कि मान लीजिए ये जो फ्लावर है ना, इसके अंदर जो ये फ्लावर लगा है, इस फ्लावर पर अन्य कोई परागकण जो है ना, अन्य परागकण जो है वो इसके ऊपर अटैक ना करे, है ना। अन्य जो परागकण है वो इसके ऊपर ना आए। इसके लिए क्या करते हैं? गमले को बैगिंग के रूप में पैक कर देते हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये जो एक प्रक्रिया थी वो थी किस प्रकार से इमैस्कुलेशन करते हैं, कब? मेंडल के अपने प्रयोग के दौरान। ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेंडल के जो भी प्रयोग थे
मेंडल के दोस्तों जो भी प्रयोग, जो भी एक्सपेरिमेंट थे, उन एक्सपेरिमेंट से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये शब्दावलियां एकदम अच्छे से कर लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं आनुवांशिक की, है ना, आनुवांशिकता या आनुवांशिक से संबंधित, यानी कि जेनेटिक्स से संबंधित, जेनेटिक्स से संबंधित शब्दावली, है ना। जेनेटिक्स से संबंधित जो भी शब्दावलियां हैं उन शब्दावलियों को अब हम देख रहे हैं वन बाय वन। ठीक है दोस्तों, चलो तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों गुणसूत्र। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी गुणसूत्रों को आनुवांशिकता के वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गुणसूत्रों को आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। वाहक कहते हैं या कहा जाता है। तो दोस्तों गुणसूत्रों को आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। और ये कहां होते हैं? तो दोस्तों ये, है ना, यानी कि गुणसूत्र कोशिका के केंद्र में, यानी कि केंद्रक में पाए जाते हैं, है ना। कोशिका के केंद्रक में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और जाति विशेष में, है ना, जाति विशेष में इनकी संख्या फिक्स रहती है, यानी कि अपनी अपनी स्पेसिफिक होती है। उदाहरण इसको देखिए, और बात करें कि जाति विशेष में, है ना, जाति विशेष में गुणसूत्रों की संख्या जाति विशेष में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो अपनी अपनी अलग अलग होती है, या यूं कहूं कि जाति विशेष में गुणसूत्रों की संख्या विशिष्ट या स्पेसिफिक होती है ना। क्या होती है? विशिष्ट। अब यहां विशिष्ट का मतलब समझ लीजिए, विशिष्ट होती है ना। जैसे बात करें, जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वो होती है आपके 46, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो भी मनुष्य है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी मनुष्य है ना, जो भी मानव है, ह्यूमन है, उन सभी ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे दोस्तों 46, है ना। तो 46 कह दीजिए, संख्या 46, या आप कह सकते हो 23 जोड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मनुष्य है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और इन्हीं गुणसूत्रों के अंदर जो लक्षण है वो लक्षणों को वहन किया जाता है, यानी कि इनके अंदर रखा जाता है, इनके द्वारा कैरी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो सेकंड नंबर बात करें तो वो है दोस्तों जीन। ठीक है, तो यहां मैं जीन ना लिख करके दोस्तों, मैं पहले यहां लिखता हूं कारक। दोस्तों कारक, फिर हम आगे बात करें कि मैंने जीन हटाया क्यों। देखिए दोस्तों, अब बात करें कारक। देखिए दोस्तों, मेंडल को यह जानकारी नहीं थी, या यूं कहूं कि मेंडल ने इतना कहा था कि जरूर कोई ना कोई फैक्टर है ना। देखिए कारक यानी कि फैक्टर, है ना, कारक यानी कि फैक्टर। तो मेंडल ने ये कहा था कि कोई ना कोई फैक्टर है जो हेरिडिटी के दौरान, है ना, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किया जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, इसी कारक को वैज्ञानिक थे जोहानसन, है ना। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं। तो मेंडल के अनुसार जनकों में
जनकों में या जनकों से कुछ विशेष कारक संततियों में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है दोस्तों, मेंडल ने क्या कहा था कि जनकों से कुछ विशेष कारक यानी कि फैक्टर, वो कौन है वो इतना अच्छे से नहीं बता पाया था, है ना। उन्होंने क्या कहा कि हाँ, नो डाउट कोई ना कोई फैक्टर या कारक जरूर है जो जनकों से कहा जा रहा है दोस्तों, जनकों से संततियों में ट्रांसफर किया जा रहा है ना। तो क्या लिखा है दोस्तों कि मेंडल के अनुसार जनकों से कुछ विशेष कारक हैं जो संततियों में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो कारक है ना, इस कारक को ही है ना, तो कारक शब्द को है ना, कारक को इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना दोस्तों, वैज्ञानिक जोहानसन है ना दोस्तों, वैज्ञानिक जोहानसन ने है ना, जोहानसन ने इन कारकों को ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इन कारकों को ही जीन कहा था। क्या कहा? जीन कहा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं सॉरी। मेंडल के अनुसार जनकों से यानी कि पेरेंट्स से कुछ स्पेसिफिक फैक्टर है। स्पेसिफिक कौन है दोस्तों? स्पेसिफिक फैक्टर जो है, ये फैक्टर ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किए जाते हैं। और उन्हीं फैक्टर को ध्यान रखना दोस्तों, जोहानसन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्हीं कारकों को क्या नाम दिया दोस्तों? उन्होंने नाम दिया जीन। क्या नाम दिया दोस्तों? इन्होंने नाम दिया जीन। क्या नाम दिया दोस्तों? उन्होंने नाम दिया जीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे बात करें जीन। मैं यहां लिख देता हूं कि जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। दोस्तों मैं यहां लिख रहा हूं ताकि ये इसी स्लाइड में पूरा हो जाए। देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जीन को ही है ना, जीन को आनुवंशिकता की दोस्तों क्या कहा जाता है? इकाई कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? इकाई कहा जाता है। A unit of genetics। देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जीन्स को ही है ना, जीन को ही आनुवंशिकता की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ जेनेटिक्स कॉल्ड जीन। और ध्यान रखना दोस्तों, इसी जीन को मेंडल ने क्या कहा था? इसी जीन को मेंडल ने नाम दिया था आपके दोस्तों फैक्टर। क्या नाम दिया था? फैक्टर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलो आगे बात करें तो देखिए दोस्तों, गुणसूत्र के बाद में जीन, और जीन के बाद में बात करें दोस्तों, थर्ड नंबर हम जो शब्दावली ले रहे हैं वो है दोस्तों आपके संकरण। क्या है दोस्तों? संकरण। क्या है? संकरण। क्या है दोस्तों? संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। क्या ले रहे हैं दोस्तों? हाइब्रिडाइजेशन। तो दोस्तों ध्यान रखना, कृत्रिम रूप से जनकों के मध्य जनन करवाना, या यूं कहूं निषेचन करवाना, है ना, कृत्रिम रूप से जनकों के मध्य निषेचन करवाने की जो विधि है, उस विधि को कहा जाता है दोस्तों आपकी संकरण। क्या कहा जाता है? संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। तो रिपीट कर रहा हूं कि कृत्रिम रूप से नर और मादा, ध्यान रखना दोस्तों, विशेष लक्षण वाले नर और मादा जनकों के बीच में निषेचन करवाने को क्या कहते हैं? आपके संकरण। चलो देखते हैं, बात करें। देखिए विशेष लक्षणों वाले
लक्षणों वाले जनकों के मध्य है ना, विशेष लक्षणों वाले जनकों के मध्य है ना निषेचन करवाना, या यूं कहूं कृत्रिम रूप से या यूं कहूं कि मनुष्य के द्वारा। देखिए दोस्तों, जो भाषा आपको अच्छी लगे, या तो यूं कह दीजिए मनुष्य के द्वारा, या यूं कहूं कि कृत्रिम रूप से, है ना, प्राकृतिक रूप से नहीं हो रहा, ध्यान रखना। तो कृत्रिम रूप से निषेचन करवाना, निषेचन करवाने की प्रक्रिया या विधि है ना। प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है दोस्तों आपके संकरण। क्या कहा जाता है दोस्तों? संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं कि आर्टिफिशियली स्पेसिफिक, ध्यान रखना दोस्तों, विशेष लक्षण वाला कोई नर है और विशेष लक्षण वाली मादा है, उनके बीच में जनन करवाना, उनके बीच में निषेचन करवाना, है ना। तो देखिए जो लिखा ना निषेचन, तो निषेचन करवाने या यूं कहूं कि जनन करवाना, तो यहां एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं जनन करवाना ना, जनन। तो जनन करवाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? संकरण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहा जाता है? संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। और एक चीज और यहां और लिख देता हूं, संकरण एवं संकर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों हाइब्रिड। तो उसके भी हम साथ में चर्चा कर लेते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। संकरण एवं संकर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड। अब ये है क्या, देखिए। तो दोस्तों यहां बात करूं कि विशेष लक्षणों वाले जनकों के मध्य अगर अपन जनन करवा रहे हैं, निषेचन करवा रहे हैं कृत्रिम रूप से, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संकरण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो संकरण के पश्चात, मैं यहां बात कर रहा हूं, संकरण के पश्चात प्राप्त संततियों को संकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राप्त संततियों को क्या कहा जाता है? संकर या हाइब्रिड। क्या कहा जाता है दोस्तों? या कहा जाता है आपके हाइब्रिड। क्या कहते हैं दोस्तों? संकर या हाइब्रिड। क्या कहते हैं दोस्तों? संकर या हाइब्रिड कहा जाता है। संततियों को संकर या हाइब्रिड कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों संकरण के दौरान जो संतति बनती है ना, जो ऑफस्प्रिंग बनती है, उन ऑफस्प्रिंग को कहते हैं दोस्तों आपके संकर या हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, संकरण किसे कहते हैं? प्रक्रिया को। और संकर किसे कहते हैं, यानी कि हाइब्रिड किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, हाइब्रिड कहा जाता है कि उन दोनों जनकों के मिलने से जो संतति बनती है, उन संतति को कहते हैं आपके संकर या हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां एक उदाहरण देता हूं। जैसे देखिए, उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के रूप में बात करें, जैसे मान लीजिए कोई विशेष लक्षण है, यानी कि जैसे लंबा पौधा है ना, उसका संकरण बोने पौधे के साथ करवाया, तो ये जो स्पीशीज बनी है ना, इनको कहते हैं दोस्तों आपके हाइब्रिड। क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी जनरेशन को कहते हैं आपके हाइब्रिड। ठीक है, करें बात आगे। चलो अब देखिए, तो फोर्थ, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं चौथे नंबर पर, वो है दोस्तों आपके समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी, यानी कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस
एंड हेट्रोजाइगस होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब ये क्या है? तो देखिए दोस्तों, युग्म विकल्पी के अंदर, है ना, बात करें युग्म विकल्पी में, है ना, युग्म विकल्पी के दोनों एलील, है ना, युग्म विकल्पी के दोनों एलील या यूं कहूं विपर्यासी, है ना, दोनों एलील कह दूं या युग्म विकल्पी कह सकता हूं, है ना, दोनों एलील समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना ऐसे कॉम्बिनेशन को, है ना, तो समयुग्मजी है ना, समयुग्मजी को शुद्ध, है ना, शुद्ध शब्द, है ना, शुद्ध पादप कह सकते हो, है ना, तो शुद्ध पादप, देखिए केवल शुद्ध भी कह सकते हो या शुद्ध पादप, है ना, तो शुद्ध पादप भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए समयुग्मजी जो है, जिसमें युग्म विकल्पी के दोनों एलील समान होंगे। उदाहरण देखते हैं जैसे अगर आपने उदाहरण की बात करें, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, तो ये दोनों एलील समान है ना, दोनों एलील समान है, तो ऐसे जो वेरिएंट है उनको कहा जाता है आपके शुद्ध या समयुग्मजी, यानी कि होमोजाइगस। ठीक है दोस्तों, चलो इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें तो इसमें बात करें कि युग्म विकल्पी के दोनों एलील, जहां लिखा है समान उसकी जगह लिखना है असमान। तो देखिए नेक्स्ट बात करें, युग्म विकल्पी के दोनों एलील यानी कि विपर्यासी जो लक्षण होते हैं ना, दोनों एलील अलग अलग हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विषम युग्मजी कहा जाता है, तो उसे विषम युग्मजी कहा जाता है। विषम युग्मजी कहते हैं या कहा जाता है? विषम युग्मजी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ऐसे कॉम्बिनेशन को ना, यानी कि विषम युग्मजी पादपों को, है ना, विषम युग्मजी पादपों को अशुद्ध, कैसे दोस्तों? अशुद्ध या इसको आप कह सकते हो संकर, या आप इसको हाइब्रिड भी कह सकते हो, हाइब्रिड, है ना। तो विषम युग्मजी पादपों को अशुद्ध कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शुद्ध जो शब्द है ना, प्योर प्लांट, है ना, प्योर जो वर्ड है दोस्तों, कि ये जो प्योर जो वर्ड है, ये प्योर वर्ड यूज किया जाता है आपकी होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि ये आपके शुद्ध लंबे, शुद्ध बोने। और भी एग्जांपल है, और एग्जांपल देखिए, जैसे कैपिटल आर, है ना, स्मॉल आर, तो दोनों एलील अगर सेम हो तो आपके समयुग्मजी, और बोथ, जैसे यहां उदाहरण की बात करें, उदाहरण जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस वेरिएंट को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है आपके दोस्तों अशुद्ध, या इसको आप संकर भी कह सकते हो, या इसको आप हाइब्रिड, और वरना इसके लिए विषम युग्मजी जो शब्द है ना, हेट्रोजाइगस जो टर्म है वो यूज की जाती है, कारण कि बोथ जो एलील है वो आपकी अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, चलो उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करें फिफ्थ नंबर जो टॉपिक है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो है आपके युग्म विकल्पी। वो है दोस्तों युग्म विकल्पी,
और इसको सिंपल भाषा में आप कह सकते हो एलिलोमॉर्फ या एलील, है ना, एलिलोमॉर्फ या एलील। मैं अपन एलील बात कर रहे हैं, एलील। तो देखिए किसी भी लक्षण के लिए ना, किसी भी लक्षण के लिए या यूं कहूं कि किसी भी लक्षण को कौन निर्धारित करता है? अभी जीन। और हर एक जीन के लिए, हर एक जीन के लिए क्या होते हैं? आपके पेयर में एलील्स होते हैं, है ना। तो शॉर्टकट में अगर बात करें तो लक्षणों को निर्धारित करने के लिए विशेष जीन होते हैं, और जीन जिस रूप में, जिस फॉर्म में होते हैं, है ना, पेयर के अंदर, उस फॉर्म को कहा जाता है आपके एलील। ठीक है दोस्तों, देखिए लक्षणों जीन के द्वारा, जीन के द्वारा लक्षणों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, जीन जो है, जीन जोड़े में या जोड़ी में पाए जाते हैं। जीन जोड़ी में या पेयर में, यहां लिख देता हूं, पेयर में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? जिन्हें एलील। जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? जिन्हें एलील कहते हैं, एलील कहा जाता है, जिन्हें एलील कहा जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनको क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है ना। तो युग्म विकल्पी कह दीजिए, है ना, या एलील। तो जीन जो है वो जोड़े में होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था, जैसे उदाहरण की अगर बात करूं तो देखिए कैपिटल टी एक कौन है? एलील। कैपिटल टी अगेन ये कौन? एलील। तो ये एक जोड़े के रूप में होता है, ये एक लक्षण है ना। तो उसको कहा जाता है आपके युग्म विकल्पी, यानी कि दो विकल्प हो गए, लंबाई के लिए दो विकल्प हो गए, या तो लंबापन और या आपके हो गया इस तरीके से पूर्णापन, है ना, यानी कि लॉन्ग एंड ड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके युग्म विकल्पी या एलील। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगली जो परिभाषा है हमारी 6 नंबर डेफिनेशन, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अभी तक दोस्तों हमने कौन कौन सी परिभाषा देखी है? अभी तक हमने देखी है दोस्तों, फर्स्ट अगर बात करें तो आपके गुणसूत्र, सेकंड नंबर कारक, ठीक है, देन संकरण, देन समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, उसके बाद में युग्म विकल्पी यानी कि एलील। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। हम बात करें दोस्तों प्रभावी। चलो दोस्तों उससे पहले अपने ये लेते हैं, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या कहते हैं दोस्तों? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, देखिए हमने जैसे बात की थी ना संकरण, तो दोस्तों ध्यान रखना कि संकरण को शॉर्टकट में ना इसे क्रॉस भी कहते हैं ना। यहां बताना भूल गया था, इंपॉर्टेंट है, इसे क्रॉस क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको क्रॉस भी कहते हैं, क्रॉस भी कहा जाता है। क्रॉस है ना, संकरण को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? क्रॉस भी कहा जाता है। और यहां बता दूं कि ये जो सिंबल है दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब ही दोस्तों क्रॉस है ना। तो संकरण को क्रॉस सिंबल के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बात करें तो दोस्तों देखिए अब अपन बात कर रहे हैं एक संकर संकरण। तो दोस्तों मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कितने लक्षणों को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पर हम इसको देखते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, एक का मतलब होता है 1, है ना, और संकरण का मतलब है जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है ओनली 1 कैरेक्टर, कोई एक लक्षण को लेकर के और एक्सपेरिमेंट करना। जैसे कि पादप की लंबाई, तो लंबाई का एक लक्षण ले लिया
और उस लक्षण के दो वेरिएंट है, एक तो लंबा और एक बोना। तो उनको लेकर के अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं एक संकर संकरण। चलो तो देखते हैं ये क्या है। देखिए, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण को लेकर किए जाने वाले प्रयोग को लेकर किए जाने वाले संकरण को, है ना, संकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक संकर संकरण, है ना। तो आप इसको एक संकर संकरण या एकल, है ना, इसको एकल संकर संकरण भी कह सकते हो, और या इसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं दोस्तों? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं, अगर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए, संकरण किया जाए, तो ऐसे संकरण को एक संकर संकरण क्या कहते हैं? एक संकर संकरण, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण जो हम देखेंगे आने वाले वीडियो में कि पौधे का शुद्ध लंबे पौधे का, है ना, शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे के साथ, है ना, शुद्ध बौने पौधे के साथ, है ना। और उसको, इसी को मैं सिंबल के रूप में बताता हूं, इसको मैं सिंबल के रूप में लिख देता हूं, कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी, राइट। तो ऐसे अगर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, यानी कि जिसमें ओनली वन कैरेक्टर को लिया जाए, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं दोस्तों मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एकल संकर संकरण। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट बात करें डेफिनेशन। अपने यहां तक कौन सी डेफिनेशन थी? ये होगी अपने 7 नंबर बात करें तो 7 नंबर पर बात करें दोस्तों, तो अपनी अगली डेफिनेशन है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण क्या है दोस्तों? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है दोस्तों? डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि द्विसंकर संकरण। तो अब इसको बताने की जरूरत है नहीं, समझ गए होंगे, है ना। द्वि का मीनिंग क्या होता है ना। द्वि या डाई का मीनिंग क्या होता है? दो। यदि दो विशेष लक्षणों को लेकर के अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए, है ना, दो जोड़ी अलग अलग विपर्यासी लक्षणों को लेकर के प्रयोग किया जाए, तो ऐसे प्रयोग को कहा जाता है दोस्तों डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलो तो देखते हैं ये क्या है। बात करें, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर संकरण प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जब दो जोड़ी विपर्यासी, है ना, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के अगर संकरण प्रयोग किया जाए या क्रॉस करवाया जाए, तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि द्विसंकर संकरण, यानी कि क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं, राइट। चलो जैसे अगर बात करें तो उदाहरण मैं यहां लिख देता हूं, उदाहरण, है ना। तो उदाहरण की अगर बात करें मान लीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई ये एक कॉम्बिनेशन ले लिया, उसका क्रॉस, है ना, इसका जो क्रॉस है
वो क्रॉस करवाया दोस्तों स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, जो कि इस तरीके से है ना। तो ये कौन सा पौधा था? तो इसमें अगर बात करें तो शुद्ध गोल व पीला, है ना, शुद्ध गोल व पीले जो बीज है ना, शुद्ध गोल व पीला पौधा। और इसमें हम बात करें झुर्रीदार, शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज वाला ना, शुद्ध झुर्रीदार और हरे बीज वाला पादप, राइट। तो इनके बीच में जो क्रॉस करवाया गया, तो ऐसे क्रॉस को दोस्तों कहते हैं आपके डायहाइब्रिड क्रॉस। हम इनकी चर्चा करेंगे, हम इनकी एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे। हमें तो यहां केवल दोस्तों अपने को इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, तो शब्दावलियां हैं, वो एकदम अच्छे से याद रखनी है ना। चलो इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें अपने, तो है अपने 8 नंबर पर है दोस्तों बहुसंकर संकरण। तो 8वीं परिभाषा क्या है दोस्तों? बहुसंकर संकरण यानी कि मल्टीपल या यूं कहूं कि पॉली हाइब्रिडाइजेशन। तो मल्टीपल कह दीजिए या पॉली हाइब्रिडाइजेशन कह दीजिए। अब इसमें क्या है? तो बहुत सिंपल है, एक से अधिक या यूं कहूं 2 से अधिक, है ना। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों को लेकर किया गया संकरण या एक्सपेरिमेंट, है ना, किया गया संकरण प्रयोग। ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों को लेकर के अगर संकरण प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसे को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऐसे को कहा जाता है बहुसंकर संकरण, यानी कि मल्टीपल या पॉली हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज देखिए यहां तक अभी तक हमने जो शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों की अगर बात करें तो देखिए हमने आज स्टार्ट किया है अनुवांशिकी और अनुवांशिकी से संबंधित यानी कि जेनेटिक्स से संबंधित जो भी शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को हम देख रहे हैं, है ना। तो जिसमें हमने बात की गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको कहा जाता है वाहक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इनको कहा जाता है वाहक। देन हमने बात की फैक्टर यानी कि कारक, जिसको जोहानसन ने क्या कहा था? जोहानसन ने कहा था आपके जीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जीन शब्द किसने दिया था? तो देखिए जैसे जीन और जैसे आपके जोहानसन, तो जीन जोहानसन एक दो बार आप बोलोगे याद हो जाएगा, जीन जोहानसन। तो ये जो शब्द है वो किसने दिया था? जीन शब्द दिया था आपके जोहानसन ने, राइट। देन इसी को यूनिट ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फिर हमने देखा संकरण किसे कहते हैं? संकरण के अंदर 2 विशेष लक्षणों वाले जनकों के मध्य कृत्रिम रूप से जनन करवाया जाता है, या यूं कहूं कि निषेचन करवाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? संकरण या क्रॉस। और उसी को आपके इस गुणा वाला जो निशान है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और इससे संकरण से जो संततियां प्राप्त होती है, उन संततियों को कहते हैं दोस्तों आपके संकर या हाइब्रिड कहा जाता है। इनको आप दोस्तों अशुद्ध प्रकार भी कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो होता है इसके लिए संकर या हाइब्रिड। देन हमने देखा दोस्तों कि समयुग्मजी या विषमयुग्मजी अर्थात जनकों का वह कॉम्बिनेशन या जीनों का वह कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों एलील, दोनों जो युग्म विकल्पी है जोड़ा वो समान हो, तब तो उसको कहते हैं समयुग्मजी, और यदि अलग अलग हो तब इसको कहा जाता है दोस्तों विषमयुग्मजी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, समयुग्मजी के लिए हम शुद्ध वर्ड यूज करते हैं यानी कि प्योर, और विषमयुग्मजी के लिए दोस्तों हम अशुद्ध जो वर्ड है वो यूज करते हैं। क्लियर? चलो फिर हमने देखा कि युग्म विकल्पीय एलील है क्या। तो दोस्तों कोई भी लक्षण है वो जीन के द्वारा निर्धारित होता है, और जीन हमेशा जोड़ी में होते हैं यानी कि पेयर में होते हैं। तो उन पेयर को ही आपके युग्म विकल्पी यानी कि
एलिलोमार्फ कहते हैं, और उनका जो एक थ्रेड, एक जो पीस है, उस एक पीस को कहा जाता है दोस्तों आपके एलील। ठीक है, जैसे कैपिटल डी, स्मॉल टी जब ये अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके एलील्स बनते हैं, राइट। देन फिर हमने बात की संकरण के प्रकार। तो एक संकरण का मतलब होगा अगर एक जोड़ी विपरीत जो लक्षण है ना, कब, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसको एक संकरण कहते हैं। जैसे कि शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध बोने के साथ में क्या करवाया जाए, यानी कि संकरण करवाया जाए। ठीक है, देन हमने देखा कि द्विसंकर संकरण, कि ऐसा संकरण जिसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर के और एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसको कहते हैं आपके डायहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि शुद्ध रूप से गोल व पीला बीज है ना, शुद्ध गोल व पीला बीज है ना वाला पौधा और झुर्रीदार हरे बीज वाला पौधा, इनके बीच में अगर क्रॉस करवाया जाए तो उसको कहते हैं आपके डायहाइब्रिड क्रॉस। और यदि एक दो से अधिक विपरीत लक्षणों को लेकर के और एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसको कहते हैं दोस्तों बहुसंकरण संकरण। तो दोस्तों यहां तक की जो शब्दावलियां हैं वो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे संबंधित और जो टॉपिक्स है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।